हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और इस करंट अफेयर्स वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 राज्यों के चुनाव परिणामों पर। आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उससे रिलेटेड वो बताएंगे आपको। भारत के ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली बहन भाई की जोड़ी वो कौन है, उसका नाम क्या है, वो चर्चा करेंगे। इसरो के किस वैज्ञानिक को टॉप फ्रांसीसी नागरिक सम्मान मिला है। किस देश का अनाक कराकाटोवा ज्वालामुखी फट गया, मैप के थ्रू बताएंगे। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं। और भी कई टॉपिक है, कई इंपॉर्टेंट मुद्दे हम उन सब पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और हाँ, आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जनवरी से लेकर नवंबर तक का मैराथन वीडियो अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है देखिएगा ज़रूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और इसके साथ PDF भी मिलेगा मेंबरशिप के ज़रिए। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले चुनाव के परिणाम से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे, फिर दूसरे मुद्दों पर बात करेंगे। तो क्वेश्चन होगा, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में विजेता दल भाजपा ने कितनी सीटें जीती हैं, यानी बहुमत भाजपा को मिली है। आंसर का इसका 163, 2/3 बहुमत मिल गया। टोटल सीट जो है ना विधानसभा में वहाँ पर मध्य प्रदेश में 230 है और बहुमत का आंकड़ा होना चाहिए था 116, लेकिन जो टोटल सीटें मिली हैं वो 163 है, मतलब कि 2/3 सीटें मिल गई हैं। 18 साल तक शिवराज सिंह चौहान सत्ता में रहे, इसके बावजूद ज़बरदस्त जीत हासिल की है बीजेपी ने। ओके, और बीजेपी का जो वोट परसेंट है वो काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा है, करीब 7.53% शेयर बढ़ा है। ठीक है, तो भाजपा को तो 163 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 66 मिली है, एक अन्य। ओके, तो मैप में यहाँ पर है मध्य प्रदेश। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में यानी 2023 के चुनाव में विजेता दल भाजपा ने कितनी सीटें जीती हैं। आंसर का 115 सीटें जीती हैं। राजस्थान विधानसभा में ना टोटल सीटें कितनी हैं, 200 सीटें हैं और उसमें से 199 पर इलेक्शन हुआ था। एक सीट पर इलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उम्मीदवार का शायद निधन हो गया, तो उस वजह से वहाँ का चुनाव बाद में होगा। तो यहाँ पर क्या है कि पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब इस बार बीजेपी ने जीत हासिल की है। 115 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं और कांग्रेस को मिली है 70 सीटें, 14 अन्य को मिली है सीटें। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों का कुछ वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर थोड़ा ज़्यादा बढ़ा, 2.92%। ओके, और कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा 0.23%। लेकिन यहाँ ये जो आंकड़ा देख रहे हैं उसमें ज़्यादा वोट शेयर आए हैं, यानी 41.69% वो बीजेपी को मिले हैं और कांग्रेस को मिले 39.53% वोट। ओके, तो यहाँ इस वजह से क्या हुआ, बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिल गई हैं। ओके, और वहाँ पर जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। मतलब चुनाव से पहले जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, किसको दिया इस्तीफ़ा, तो कलराज मिश्र वहाँ के जो गवर्नर हैं उनको। राजधानी जयपुर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में विजेता दल भाजपा ने कितनी सीटें जीती हैं। आंसर का इसका 54 सीटें मिली हैं। सरकार बनाने जा रही है बीजेपी, लगातार 3 जो राज्य हैं वो देखने को मिल रहा है हम लोग को। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो टोटल सीटें हैं वो हैं 90 और 90 पे इलेक्शन हुआ था और बीजेपी को इसमें 54 सीटें मिली हैं। ओके, बहुमत मिल गया है। कांग्रेस को 35 सीट मिली है। ओके, और BSP को 1 सीट मिली है। यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, लेकिन बीजेपी ने अच्छी जीत हासिल की है और बहुमत उसे मिल गया है। ठीक है, तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है रिजल्ट आने के ठीक बाद वहाँ के जो गवर्नर हैं विश्वाभूषण हरिचंदन को। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 में विजेता दल कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हैं। आंसर का इसका देखिए, टोटल जो सीटें हैं ना तेलंगाना में वहाँ पर वो है 119। ठीक है, 119 सीटें हैं, उन पर चुनाव हुआ था। तो यहाँ भारत राष्ट्र समिति और AIMIM उसकी सरकार थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया है और गवर्नर है वहाँ की तमिलसाई सौंदरराजन। ओके, राजधानी है हैदराबाद। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा मिजोरम से रिलेटेड। ठीक है,
तो मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023 में किस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ है वहाँ पर? आंसर का ZPM। क्या है? ZPM। पूरा नाम क्या कहेंगे इसको? ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट। क्या है? ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट। ठीक है, तो मिजोरम में जो चुनाव हुआ है, चुनाव तक वहाँ पर जो सरकार थी वो मिजो नेशनल फ्रंट और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार थी। तो मिजो नेशनल फ्रंट और बीजेपी की सरकार का जो गठबंधन था वो हार गया है, मतलब उसकी सरकार, उसको बहुमत नहीं मिल पाया और बहुमत मिला है ZPM को। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मिजोरम जो है वो यहाँ पर है मैप में, ओके, नॉर्थ ईस्ट में, और ZPM को 27 टोटल सीटें मिली हैं, मतलब टोटल जो सीट है वो है 40 विधानसभा में मिजोरम में, और उन पर चुनाव हुए थे। तो ZPM को 27 सीटें मिली हैं जो कि बहुमत में है। MNF जिनकी सरकार थी इससे पहले, जोरमथांगा जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री थे इसी पार्टी से, तो उसे 10 सीटें मिली है। बीजेपी को 2 मिली है और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 सीटें मिली है। ओके, जब तक मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा था तब तक का ये आंकड़ा था, हो सकता है आगे इसमें चेंजेज हो क्योंकि काउंटिंग चल रही थी। ओके, तो अगर इसमें कोई बदलाव होता है तो मैं PDF में चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो ये मिजोरम की ये स्थिति रही। अच्छा, इस पूरे जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें सबसे जो बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है वो है बीजेपी का। बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन करके सभी को चौंकाया है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वहाँ सरकार बना रही है। मध्य प्रदेश में तो पहले से सरकार थी, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ ये 2 जो राज्य हैं वहाँ पर बीजेपी की अब सरकार बन रही है। देखिए, इससे पहले जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुआ था उसकी जीत के बाद कांग्रेस खेमे में कांग्रेस में गजब का उत्साह देखा जा रहा था और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता ये सब अति उत्साहित ऐसे नज़र आ रहे थे। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तेलंगाना में भी वो कह रहे थे कि सरकार बनेगी। लेकिन विधानसभा के जो नतीजे हैं उससे कांग्रेस को झटका मिला। तेलंगाना में तो सरकार बन गई है, लेकिन बाकी जगह पर देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल स्थिति बेहतर नहीं रही है और भाजपा को सरकार बनाने का मौका मिल रहा है दूसरी जगहों पर। ठीक है, मिजोरम में तो खैर यहाँ वहाँ की जो स्थानीय पार्टी है उसका स्टेक ज़्यादा होता है। ओके, तो अब क्या है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है लोगों की नज़रें वहाँ पर टिक गई हैं। तो इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के लिए एनडीए की तुलना में चुनौती काफ़ी टफ देखने को मिल रही है और इंडिया जो गठबंधन है उसके जो अब तमाम दल हैं उनका प्रभाव इंडिया गठबंधन में काफ़ी बढ़ेगा। और जो इससे पहले देखा जा रहा था कि कांग्रेस पूरे मसले को लीड कर रही थी, तो अब उसे भी कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा अपने गठबंधन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि इस वीडियो का PDF अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है। और सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उस पर जाकर आप आज का मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आप तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण होता है, उसकी तैयारी इस मेंबरशिप प्लान के ज़रिए हो सकती है। इसका प्राइस बहुत ही कम रखा गया है और इसके ज़रिए आप अगले 1 साल तक यानी 365 दिनों तक करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त कर सकते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और पिछले साल के भी करंट अफेयर्स अब तक के सारे आपको मिल जाएंगे PDF। और वो PDF कई तरीके के होते हैं, 1 लाइनर, MCQ नोट्स, अलग अलग तरह के आपको मिलेंगे। और साथ में डेली मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स का, वीकली मॉक टेस्ट और मंथली मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है करंट अफेयर्स का। इसके साथ साथ इस मेंबरशिप प्लान के ज़रिए इतने तरह के एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा फ्री में, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें तमाम सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट होते हैं। ओके, देखिए ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश का अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी नवंबर 2023 में फट गया, मतलब दिसंबर-नवंबर के बीच में? आंसर का इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सुंडा जल डमरू है, तो उसी में स्थित है ये अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी जो कि फट गया है। और एक बार मैप के ज़रिए आपको समझा देते हैं, फिर बेहतर ढंग से आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। ओके, तो न्यूज़ तो ये मेरे बगल में देख रहे हैं और ये जो ज्वालामुखी है वो फटा है और मैप के ज़रिए देखते हैं। तो ये रहा अपना प्यारा भारत और अब चलते हैं इंडोनेशिया की ओर। इंडोनेशिया इस तरफ है, ये जो देख रहे हैं आप,
ओके, इधर प्रशांत महासागर है और इधर इस तरफ हिंद महासागर है। ओके, तो यहीं पर इसकी जो राजधानी है उसका नाम है जकार्ता, वो इस तरफ है। और यहाँ पर ये जो स्ट्रेट है ना, उसी जगह पर ये है ज्वालामुखी। ओके, खैर पहले ये बता दूँ इंडोनेशिया के बारे में। इसके प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। मुद्रा यहाँ की है इंडोनेशियन रुपया। क्या कहेंगे? इंडोनेशियन रुपया। आबादी यहाँ की लगभग 28 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो इसकी जो राजधानी है वो यहाँ से बदलकर अब इधर नूसंतारा की ओर करने का इरादा सरकार ने वहाँ की रखा हुआ है। और अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? तो ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अनाक क्रैकटाउ। ओके, और ये जो है वो सुंडा स्टेट में है। सुंडा स्टेट यहाँ पर एक बार और इसको जूम करते हैं और यहाँ आप देख लीजिए, ये स्ट्रेट का मतलब कि ऐसा रास्ता जो सकरा सा हो लेकिन वहाँ से जहाज़ वगैरह गुजरते हों, और हिंदी में जल डमरू मध्य कहते हैं और अंग्रेजी में स्ट्रेट कहते हैं। तो यहीं पर पानी में ये एक छोटा सा द्वीप है और वहीं पर ये स्थित है अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी, जो कि फट गया है और इसका असर इतना ज़्यादा था कि आसमान में लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक बादल छा गए थे। ठीक है, ये जो ज्वालामुखी है उसका जन्म हुआ था 1927 में, और इसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इतना बढ़ा है कि समुद्र तल से 157 मीटर ऊंचाई तक ये पहुंच गया है और लंबा हो गया है। 2022 में यानी पिछले साल इसमें जो गतिविधि है वो तेज़ी से वृद्धि हुई थी, बढ़ी थी। और हाँ, इससे पहले दिसंबर 2018 में भी ये फटा था, लेकिन अभी नवंबर के आखिरी सप्ताह में ये ज्वालामुखी फटा है। और इसके कारण जो इंडोनेशिया और उसके आसपास जो वहाँ के पर्यावरण है उसमें पॉल्यूशन की स्थिति ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा ये मैप के ज़रिए ये पूरी जो ज्वालामुखी है उसको आपने देखा। ठीक है, मैप के ज़रिए आपको समझाते हैं ताकि चीज़ों के बारे में समझ में आ सके, और एग्जामिनेशन में जो मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ताकि उस चीज़ को आप समझ सकें। ठीक है, अब देख लेते हैं ज्वालामुखी जो है ना वो क्या है और कैसे फटता है। तो इसके लिए जानना ज़रूरी है कि ज्वालामुखी होता क्या है। देखिए, ज्वालामुखी जो है ना पृथ्वी की सतह में का एक उद्घाटन है या टूटना है सतह से, जो नीचे मैग्मा है वो बाहर आता है। सामान्य शब्दों में कहें तो ज्वालामुखी जो है वो पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या छिद्र या वेंट कहिए जिसके ज़रिए पृथ्वी के आंतरिक भाग से लावा, राख, पिघली चट्टानें वो सब जो है ना वो बाहर निकलती हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसरो के किस वैज्ञानिक को शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा VR ललिताम्बिका। क्या नाम है? VR ललिताम्बिका। तो उनको 29 नवंबर को ये अवार्ड दिया गया है। भारत और फ्रांस के बीच में अंतरिक्ष सहयोग यानी स्पेस कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने के लिए ये सम्मान उनको दिया गया। फोटोग्राफ आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो VR ललिताम्बिका तो वो इसरो की ऐसी दूसरी साइंटिस्ट है जिनको लीजन ऑफ ऑनर ये अवार्ड मिला है। इससे पहले इसरो के पूर्व अध्यक्ष AS किरण कुमार को ये अवार्ड मिला था 2019 में। ठीक है, VR ललिताम्बिका तो उनका जन्म हुआ था केरल में और भारतीय इंजीनियर साइंटिस्ट हैं और इसरो में काम कर रही हैं वो। और ये जो अवार्ड है लीजन ऑफ ऑनर, उसके बारे में बताऊं, ये बेहतरीन काम के लिए दिया जाता है ये अवार्ड। मतलब कि राष्ट्रीयताओं के बावजूद फ्रांस के लिए उत्कृष्ट सेवा करने के लिए ये फ्रांसीसी गणराज्य के द्वारा दिया जाता है। और इस अवार्ड को ना बहुत पहले बनाया गया था 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। तो उसके बाद से ये 200 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है और ये प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया जाता है। ओके, फ्रांस की बात कर लें, वहाँ की राजधानी पेरिस है। प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। मुद्रा यूरो चलती है। अगला क्वेश्चन, भारत की 84th ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? आंसर होगा R वैशाली। ठीक है, R वैशाली। तो स्पेन में जो चल रहा है ना लेब्रे गेट ओपन टूर्नामेंट,
तो उसमें उन्होंने 250 येलो अंक प्राप्त कर लिए और उसके बाद 1 दिसंबर से वो ग्रैंड मास्टर हो गई हैं और भारत की 84th ये ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, शतरंज खिलाड़ी के लिए बड़ी उपलब्धि होती है। इनकी एज 22 ईयर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के ग्रैंड मास्टर बनने वाली बहन भाई जोड़ी का नाम बताएं। बहन भाई जोड़ी, आंसर होगा आर वैशाली और आर प्रज्ञानानंद। आर प्रज्ञानानंद जो मशहूर खिलाड़ी तो हैं ही, तो उनकी बहन है ये देखें ना, आर प्रज्ञानानंद और उनकी बहन वैशाली। वैशाली इनकी बड़ी बहन है। ठीक है, तो दोनों के दोनों अब ग्रैंड मास्टर हैं। अगला क्वेश्चन, आर वैशाली भारत की कौन सी भी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? यहाँ बात हो रही है महिला की। आंसर होगा तीसरी। ठीक है, और अन्य की बात करेंगे अगर, हाँ न्यूज़ भी देख रहे हैं द हिंदू में कि ये इंडियाज़ 3rd फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर हैं। और बाकियों के बारे में बता दूं, सबसे पहले कोनेरू हम्पी, दूसरी हैं हरित द्रोणावल्ली और तीसरी आर वैशाली। तो ये 3 जो भारत की महिला हैं वो ग्रैंड मास्टर हैं। ओके, तो जब ग्रैंड मास्टर की बात हो रही है तो इससे पहले के जो ग्रैंड मास्टर हैं यानी पिछले कुछ, वो भी चर्चा कर लें। 84th अभी लेटेस्ट वो आर वैशाली है। 83rd ग्रैंड मास्टर आदित्य एस सामंत। 82nd ग्रैंड मास्टर पल्ला प्रणीत। 81st ग्रैंड मास्टर सायंतन दास। 80वें ग्रैंड मास्टर विघ्नेश NR। ठीक है, बाकी और ये देख रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन होगा, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका आंसर होगा ऋतुराज गायकवाड़। तो यहाँ सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी की बात हो रही है, दुनिया की नहीं बात हो रही है। ओके, तो ऋतुराज गायकवाड़ ने ये जो मुकाम है ना, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया। दिसंबर 2023 में जो मैच चल रहा था 1 दिसंबर को, तो उसी के दौरान वो 4000 तक पहुँच गए। ओके, तो रायपुर में ये मैच खेला गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 4 दिसंबर को, आज ही के दिन। तो भारत में नौसेना की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए ये मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? देखिए, 1971 की बात है। भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय में 4 दिसंबर को उस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन टाइटन शुरू किया गया था। ओके, और इसी दिन भारतीय नौसेना ने युद्ध में प्रवेश किया था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो और बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। इसलिए 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना के चीफ कौन है? एडमिरल आर हरिकुमार। स्थापना कब हुई थी जो बताया जाता है वो है 26 जनवरी 1950। ओके, तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। बाय।